हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का मेरे इस लिसेंट के सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से महाजनपद के बारे में बात करेंगे, जिससे कि संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः आते रहते हैं। तो महाजनपद की हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री का एक भी छोटा और बहुत अच्छा टॉपिक है, जिससे कि क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने से हमें इसमें थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़ता है, अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता है, और अच्छा से इसको हम कमांड कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महाजनपद का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि महाजनपद आखिरकार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका कितना विस्तार है, कैसी इसके अंतर्गत महाजनपद के अंतर्गत शासन व्यवस्था थी, महाजनपद भारत के किन किन क्षेत्रों में था, और भारत के अलावा क्या और दूसरे जगह भी महाजनपद का विस्तार था क्या, इसकी सूची कहाँ मिलती है, किस ग्रंथ से इसका संबंध है महाजनपद का, और किन किन जनपदों को महाजनपद के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि महाजनपदों की कितनी संख्या है। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे, यानी भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको कि पहला नगरीकरण क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सबसे पुरानी मानी जाती है। उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में बड़े ही अच्छे तरह से पढ़ाई किया है, और उसके बाद हम लोग वैदिक काल की भी पढ़ाई कर चुके हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल के बाद हमारे भारत का जो सेशन चलता है उसमें वैदिक काल आता है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता होती है। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता होती है, और ग्रामीण सभ्यता होने के बाद यहाँ वैदिक काल में ही दो पीरियड हम लोग पढ़े थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहा जाता था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता था। यानी 1500 से 1000 तक का जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का जो सेशन है वो वैदिक काल के अंतर्गत था। और इससे पहले 2500 ईसा पूर्व या कहीं कहीं और 3000 ईसा पूर्व वगैरह, इससे जस्ट पहले सिंधु घाटी सभ्यता था। अब यहाँ 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय आता है उसको हम लोग महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। और महाजनपद काल जो है ये भी अपने आप में इतिहास का, भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल रहा है। और यही कारण है कि इसके बारे में हर भारतीय को जानना बहुत ही आवश्यक है, और ये बहुत रोचक भी है। इसके अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके बारे में कि हम लोग जानेंगे, अध्ययन करेंगे, और पता लगाएंगे स्थानों के बारे में कि कौन कौन से स्थान है, कौन कौन से महाजनपद है, किस किस राज्य में इसका विस्तार है, किस धर्म से इसका संबंध है। इन सब चीजों को हम लोग जानते हैं। तो ये महाजनपद देखिए, यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीकरण क्रांति मानी जाती है, और महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण क्रांति मानी जाती है। ये भी नगर था और यहाँ भी नगर थे, लेकिन ये बीच में ग्रामीण सभ्यता आ जाती है। इसका आप लोग ध्यान अवश्य रखें। ये महाजनपद काल को नगरीकरण की क्रांति कहा जाता है, और ये कहा किसने था, तो ये कहा था गार्डन चाइल्ड ने। प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं कि गार्डन चाइल्ड या द्वितीय नगरीकरण क्रांति किसे कहा जाता है, तो महाजनपद काल को कहा जाता है। और द्वितीय नगरीकरण की क्रांति की संज्ञा या द्वितीय नगरीकरण की क्रांति की संज्ञा महाजनपद काल को किसने दिया,
तो गार्डन चाइल्ड ने दिया। और एक एग्जाम में और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गार्डन चाइल्ड ने अपने किस पुस्तक में महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा प्रदान की थी? तो उनके बुक का नाम था अर्बन रिवॉल्यूशन। अर्बन का मतलब शहरी, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति। तो याद रखना बहुत ही आसान है, नगर में गार्डन होगा और गार्डन में अर्बन होगा, नगर में गार्डन होगा और गार्डन होगा तो शहर बनेगा, यानी नगरीकरण क्रांति। तो इस प्रकार से ये याद रखना बहुत ही आसान है। अब ये नगरीकरण क्रांति, यहां सेकेंड नगरीकरण क्यों हुआ? देखिए, फर्स्ट बार सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु की खोज किया गया था, जिसके आधार पर इसका बहुत ही बेहतरीन विकास हुआ था। और ये महाजनपद काल, यहाँ वैदिक काल में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल के अंत में लोहे की खोज प्रारंभ मतलब हो जाती है, यानी कि आर्य लोगों को लोहा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और लोहा का जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो मैंने ये भी बताया था कि उसके फलस्वरूप कृषि का बहुत भयंकर विकास होता है। क्योंकि आप सोचिए कि सिंपल हाथों से खेती करना कितना मुश्किल काम है, सिंपल हाथों से खेती करना कितना मुश्किल काम है, उसके खेती के जितने सारे प्रोसेस हैं उनको करना बहुत ही टफ है। लेकिन यदि लोहा मिल जाए, जैसे निकाई गुड़ाई के लिए खुरपी मिल जाए, या मान लिया जाए कि हल जोतने के लिए ट्रक मिल जाए, या हल में फार, हल में घुसाने के लिए फार जो लोहा का होता है वो हो जाए, थ्रेसिंग करने के लिए लोहा का औजार मिल जाए, काटना छांटना निकाई गुराई जुताई हर चीज आसान हो जाता है। और यही कारण है कि कृषि में बहुत भयंकर विकास होता है। और जब कृषि में भयंकर विकास होता है तो ये भी मैंने बताया था कि अधिशेष कृषि, यानी कृषि में अधिक बचत होने लगता है। और अधिक बचत होने के फलस्वरूप आर्थिक प्रगति हो जाती है, लोगों का काफी आर्थिक प्रगति होता है, एक्स्ट्रा धन बच जाते हैं, जिस धन का सदुपयोग जो है वो सामाजिक प्रगति या सामाजिक विकास में प्रारंभ हो जाता है। और समाज में सिर्फ खाने भर की बात नहीं बल्कि दूसरे चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है और काफी सामाजिक प्रगति देखने को मिलती है। ये महाजनपद काल से जस्ट पहले और महाजनपद काल में भी। परिणाम यह होता है कि सामाजिक प्रगति जो है वो राजनीतिक विकास को, राजनीतिक प्रगति को एक पूरा आधार प्रदान करता है। अब जब आदमी के पास अर्थ भी होगा, समाज भी उन्नत होगा, तो शासन व्यवस्था तो उन्नत करना चाहेगा ही, समाज में शासन व्यवस्था सुदृढ़ होगा ही। अब राजनीतिक विकास इतना अधिक होने लगा तो फलस्वरूप क्या होता है कि जो पहले यहाँ सिंपल परिवार हुआ करता था, परिवार से हम लोगों ने देखा कि कबीला बना। क्या बना भाई? कबीला। कबीला कबीला करके ग्रुप में बन के जंगल में आदिवासी लोग कबीला एक ग्रुप बन जाता था, इसका कबीला का मुखिया होता था। आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे कबीला का मुखिया। तो ये कबीला बन गया और कबीला से धीरे धीरे जन बन गया। कबीला का जो समूह हुआ वो जन कहलाया और जन का जो समूह हुआ वो जनपद कहलाया। और कई जनपद जब एक साथ मिल गए तो ये महाजनपद कहलाया। ये क्या कहला गया? महाजनपद। और इस प्रकार से महाजनपद का सृजन हो जाता है। यानी महाजनपद जो है कहा जाए तो लोगों का ही समूह है, मगर लोगों का कई एक प्रकार के लोगों का समूह, कबीला, कई कबीले को ग्रुप जन और कई जन को मिला के जनपद और कई जनपद से फिर जाके बना महाजनपद। और इस प्रकार से महाजनपद का शिलान्यास प्रारंभ होता है। और इधर महाजनपद का निर्माण होते रहता है। और मैंने आपको वैदिक पीरियड में पढ़ाया था, यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो बैक जाकर देख लीजिए वैदिक सभ्यता का वीडियो, पहले अच्छी तरह से बातें समझ में आएगी। वैदिक काल में क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल आते आते बाह्य आडंबर इतना अधिक धर्म में बढ़ गया, इतनी अधिक आडंबर बढ़ गया, जिसके कारण हिंदू धर्म यानी कहिए सनातन धर्म से जो है धीरे धीरे लोग विमुख होने लगे। और इस प्रकार से एक दूसरा विचारधारा, दूसरा धर्म
अस्तित्व में आने लगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उदय होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बात नहीं है कि इस महाजनपद काल में सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ही उदय होता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, लेकिन ये जो हिंदू धर्म था, हमारा जो सनातन धर्म है, प्राचीन हिंदू संस्कृति जो थी, उसमें सुधार प्रारंभ हो जाता है। चूंकि विमुख होते हैं लोग, तो उसमें सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से एक तरफ से धार्मिक क्रांति चलती है, एक तरफ से धार्मिक क्रांति भी हो रही है, और दूसरे तरफ से महाजनपद का भी विस्तार हो रहा है। और इस प्रकार से ये सभी क्रियाएं साथ साथ में समाज में आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। और ये महाजनपद जो है, महाजनपद के अंतर्गत जो है, हम लोग इस बौद्ध धर्म से भी रिलेट करके पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि महाजनपद का जो है, हमको महाजनपद के बारे में सबसे पहले जो सूचनाएं एकत्रित होती है वो कहाँ से होती है। तो बौद्ध धर्म, ये महाजनपद के बारे में जो सूचनाएं एकत्रित होती है, वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का जो है धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। पहला अंगुत्तर निकाय और दूसरा कथावस्तु। दूसरा कौन सा ग्रंथ है? कथावस्तु। ये दोनों से जो है महाजनपद काल की सूची प्राप्त होती है। यानी बौद्ध धर्म के समय में ही महाजनपद काल था, तभी तो बौद्ध धर्म में इसका वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ आते हैं, एक अंगुत्तर निकाय और एक कथावस्तु, जिसमें कि महाजनपदों की सूची मिली। अब भाई कितने महाजनपदों की सूची मिली है? तो कुल मिलाकर 16 महाजनपद की सूची मिली है। कितने महाजनपद? तो कुल मिलाकर 16 महाजनपदों की जो सूची है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और कथावस्तु में मिली है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में हमें महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है या महाजनपदों का वर्णन किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा कथावस्तु। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन ज्यादातर अंगुत्तर निकाय रहता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला आता है ये जैन धर्म। तो जैन धर्म का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि महाजनपद काल की सूची प्राप्त होती है? तो जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। एक ग्रंथ का आप लोग नाम याद रखिएगा, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में जो है महाजनपद काल की महाजनपदों की सूची मिलती है। तो यहाँ पर कितने महाजनपद का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर भी 16 महाजनपद का ही वर्णन किया गया है। हालांकि इसकी विशेषताएं वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ कुछ दोनों ग्रंथ में अलग अलग अंतर भी पाया जाता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है कि भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, तो जैन धर्म का। भगवती सूत्र में किस चीज का वर्णन है? तो महाजनपद का वर्णन है। महाजनपद की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से, कथावस्तु से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। आपको ये तीनों 100% याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि ये चीज पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत आसान भी है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये जो महाजनपद था, इस महाजनपद में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था चलती थी महाजनपदों में, यहाँ पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। पहला शासन व्यवस्था जो था वो राजतंत्र था। पहला शासन व्यवस्था क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, ये राजतंत्र का अर्थ ये है
कि राजा शासन करता था यहाँ पर शासन कौन करते थे? राजा शासन करते थे। और दूसरा जो है वो था गणतंत्र। दूसरा जो है शासन व्यवस्था का प्रकार गणतंत्र था, जो कि दो संघ हम लोग देखेंगे, एक बज्जी संघ, एक कौन सा? वज्जी संघ, एक वज्जी संघ और दूसरा मल्ल। एक बज्जी और दूसरा मल्ल, ये दो महाजनपद हैं जहां की गणतंत्र शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक बज्जी संघ और एक मल्ल, ये दोनों जो महाजनपद है यहाँ गणतंत्र शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और गणतंत्र का क्या मतलब होता है तो आप अच्छी तरह समझते होंगे एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हमारा भारत गणतंत्र है। हमारा भारत क्या है? गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 याद है डेट? तो गणतंत्र का अर्थ होता है वैसा शासन जहां की शासन राजा न करके वहां की जनता करती है। तो इस प्रकार से ऐसा शासन व्यवस्था महाजनपद का, दो महाजनपद जो है 16 में से दो महाजनपद बज्जी संघ और मल्ल, वहां पर गणतंत्र शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि बाकी अन्य 14 महाजनपद जो है वहां राजतंत्र था। वहां क्या था? राजतंत्र था। जहां पर कि आप देखे होंगे कि बहुत ही महान महान शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और वो लोग शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने शिशुपाल का नाम सुना होगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सिर उड़ा दिया था। तो वो शिशुपाल जो है महाजनपद के राजा होते थे। इसी प्रकार से आप घनानंद का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। तो कई ऐसे ऐसे महान महान प्रतापी प्रतापी राजा थे जो कि महाजनपद पर उस समय शासन करते थे। कुछ का शासन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत शक्तिशाली थे, कुछ थोड़ा कमजोर थे। तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था महाजनपदों में थी। आपने सीखा कि कितनी प्रकार की व्यवस्था, कितनी प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो दो प्रकार की, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र 14 महाजनपदों में था, जबकि गणतंत्र मात्र 2 महाजनपद बज्जी संघ और मल्ल में था, जिसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि इस परिचय के अंतर्गत हम लोग महाजनपद के विस्तार की बात करते हैं कि जो महाजनपद का विस्तार था वो कहां कहां था, तो ये विस्तार मुख्य रूप से हम लोगों को उत्तरी भारत, उत्तरी भारत तथा मध्य भारत, उत्तरी भारत तथा मध्य भारत में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से उत्तरी भारत तथा मध्य भारत में, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जो है इसका विस्तार थोड़ा सा देखने को मिलता है। यानी कहने का हमारा आशय ये है कि उस समय जो महाजनपद तो भारत के थे, तो ये इसका मतलब है कि भारत का जो अंग है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्गत भी था। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो महाजनपद में भारत का था। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो है महाजनपद है। लेकिन इसमें से भी सबसे अधिक हम लोगों को उत्तरी भारत में देखने को मिलता है और उसके बाद मध्य भारत में देखने को मिलता है। उसके साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो हमको दक्षिण भारत में भी कुछ भाग में, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भी महाजनपद का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि महाजनपद का विस्तार बात किया जाए तो वो उत्तरी भारत में ही होता है। तो देखिए उत्तरी भारत में मुख्य रूप से देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 8 महाजनपद थे। आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय, कथावस्तु और भगवती सूत्र तीनों ही ग्रंथ में जो है कुल 16 सूची मिली है महाजनपदों की। कितनी सूची मिली है? 16 सूची मिली, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 8 है। हमारा जो बिहार है, इस बिहार में जो है 3 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। तो इस प्रकार से 8 3 11 हो गए। ये उत्तरी भारत का बात
कर लिए। अब मध्य भारत में अगर हम चलें तो मध्य प्रदेश में एक मिला है, एक राजस्थान में मिला है, एक राजस्थान में मिला है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और इसके बाद जो है एक आंध्र प्रदेश में भी मिला है, आंध्र प्रदेश में एक मिला है, एक आंध्र प्रदेश में मिला है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला के 2 क्षेत्र में, यानी बाहर में, भारत से जो बाहर अभी क्षेत्र पड़ रहा है वहां पर 2 मिले हैं। तो टोटल हो गया 8 3 11, एक 12, एक 13, एक 14 और 2 16, यानी टोटल कितने महाजनपद हो गए? 16 महाजनपद इस प्रकार से जो है देखने को मिलता है। तो अब हम लोग जो है लगभग इंट्रोडक्शन महाजनपद का कंप्लीट किए हैं, और अब आगे हम महाजनपद के बारे में उस बात को पढ़ेंगे, उस बात को समझेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अभी ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया महाजनपद का, और अब हम फोकस एग्जाम पर करेंगे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बंधु, अब हम लोग जो है 16 महाजनपद की सूची तैयार करते हैं और एक एक का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर महाजनपद की खास करके राजधानियां इंपॉर्टेंट होती है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो आपका काम है वो है कि 16 महाजनपद की जो सूची है वो 16 का नाम आप कंठास्थ याद कर लें। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इसकी राजधानी जरूर याद रखें, क्योंकि राजधानी ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कुछ मात्रा में क्षेत्र आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो ये महाजनपद में सबसे पहला जो मैंने लिस्टिंग किया है वो ये जो हमारा स्टेट बिहार है, ये बिहार से हम लोग प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ किए? बिहार से प्रारंभ किए। बिहार से प्रारंभ करने का एक और रीजन है कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, सबसे शक्तिशाली उस समय जो सबसे अधिक जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? मगध था। वो कौन था? मगध था। और ये जो मगध है ये बिहार में पड़ता है, और यही कारण है कि हम 16 महाजनपद की सूची में सबसे प्रथम स्थान मगध को दिए हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली था, और यहीं के राजा घनानंद थे जिसको हटाकर अपदस्थ करके काफी क्रांति के बावजूद अखंड भारत का निर्माण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य आए और घनानंद को पराजित कर मगध पर अपना शासन स्थापित करते हैं, और मगध के साथ साथ 16 महाजनपदों को वो अपने साथ कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध महाजनपद। आप इसे जरूर याद रखें। और इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगिरी, जरूर याद रखें, गिरिब्रज या राजगिरी। मुख्य रूप से राजगिरी, लेकिन उससे पहले गिरिब्रज भी। तो इस प्रकार से ये इसकी राजधानी हो गई। और इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो जहां बिहार की अभी राजधानी है पटना, और एक और मेन जो है वो गया। तो पटना और गया जो है ये मगध का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी पटना गया का क्षेत्र जो है वो मगध कहलाता है, और आप इसकी राजधानी अवश्य याद रखें। सेकेंड नंबर में जो मैंने लिया है वो बज्जी संघ को लिया है। अब बज्जी संघ को लेने का क्या कारण? सेकेंड स्थान मैंने महाजनपद में बज्जी संघ को दिया, क्योंकि बज्जी संघ यहाँ पर तो राजतंत्र था, मगध में क्या था? राजतंत्र था। यहाँ के राजा घनानंद थे, उसके पहले महापद्मनंद थे, उसके पहले और भी कोई थे, और अंततः फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, जहां से 16 महाजनपद एक साथ उन्होंने किया, और फिर बाद में और कई सारे राजाओं का हम लोग बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में। बज्जी संघ जो है ये गणतंत्र था। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो बज्जी संघ में थी। और ये कुल आठ
8 प्रकार के जो है 8 संघ से मिलकर बना हुआ था बज्जी संघ। तो कुल 8 जो है 8 संघ थे इसमें, उसको मिलाकर ये बज्जी संघ बनता है। टोटल मिलाकर कितने संघ थे? 8 संघ थे। बज्जी संघ में कुल 8 थे। बज्जी, लिच्छवी, क्षत्रिय, विदेह, ये 4 प्रमुख थे। 4 अन्य थे, इन चारों को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो बज्जी संघ में कुल 8 थे। 8 जनपद, 8 में से ये 4 बज्जी, लिच्छवी, क्षत्रिय, विदेह ये सब प्रमुख थे। और बज्जी संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली, विदेह, मिथिला, वैशाली, विदेह और मिथिला, जहाँ के राजा जनक थे। मिथिला के राजा कौन थे? जनक। विदेह राज भी उनको बोला जाता था। वैशाली में आप जानते हैं कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र की बात होती है, यानी गणतंत्र की बात होती है। तो ये बज्जी संघ जो था, इसकी ये सब राजधानियां थी। और इसका जो क्षेत्र पड़ता है वैशाली, यानी वैशाली है तो वैशाली क्षेत्र पड़ेगा। उसके साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र है वो बज्जी संघ के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर तीसरा महाजनपद अंग। तीसरा महाजनपद अंग जहाँ के राजा कर्ण थे। जहाँ के राजा क्या कौन थे? कर्ण थे। ये मुंगेर वाला, भागलपुर वाला क्षेत्र पड़ता है। और इसकी जो राजधानी थी, अंग की राजधानी चंपा। आप ट्रिक लगा सकते हैं कि चंपा का तेल जो है अंग अंग में लगा लिया। अंग अंग में क्या कर लिया? चंपा का तेल लगा लिया। यानी कि अंग जो है वो, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो हम लोगों को राजधानी खास करके मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, बज्जी का राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, ये तीनों कहाँ है? बिहार में है। ये तीनों कहाँ है? बिहार में है। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद में से हम लोगों ने 3 महाजनपद जो बिहार में है उसको पढ़ा। अब हम लोग बिहार के बाद जो है उत्तरी भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे कि 8 महाजनपद आते हैं। वो 8 को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको जो है अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की सैर कराता हूं और उत्तर प्रदेश में महाजनपदों को दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद। तो उत्तर प्रदेश में देखिए टोटल मिला के 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। कितने महाजनपद? 8। बिहार में हम लोगों ने 3 महाजनपद देखा था। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, यानी सबसे अधिक उत्तरी भारत में ही महाजनपदों की संख्या थी। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक 8 महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। फिर बिहार में 3 है। तो इस प्रकार से सबसे अधिक महाजनपद कहाँ थी? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक था। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। तो 8 महाजनपद में मैंने सबसे पहले यहाँ लिस्ट बनाया है मल्ल का। मल्ल महाजनपद, आपने पिछले में देखा था कि बज्जी जो महाजनपद था वो एकमात्र गणतंत्र महाजनपद था। और दूसरा ये मल्ल है। 16 महाजनपद में से दूसरा ये मल्ल है जो कि गणतंत्रात्मक शासन था। तो आप इसे जरूर याद रखें। मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर या कुशावती। आप लोगों ने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। या कहिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा में। कभी कुशीनगर बोलते हैं और उसी को कभी कुशीनारा भी बोल देते हैं। तो ये कुशीनारा में या कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और मल्लों की ये राजधानी है। आप जैन धर्म में आगे पढ़ेंगे कि मल्ल लोग जो थे उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनगर या कुशावती, आप दोनों याद रखें। ये पड़ता, इसका क्षेत्र कौन है? तो देवरिया, गोरखपुर का जो क्षेत्र पड़ता है वो मल्ल का क्षेत्र पड़ता है। देवरिया, गोरखपुर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट महाजनपद काशी।
आप जानते हैं कि काशी जो है ये बहुत ही धार्मिक नगरी रही है। कहा जाता है कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ है, ऐसा मान्यता है। तो काशी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और काशी का जो वर्णन है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि काशी का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। लेकिन इसके पहले एक और जो बिहार का हम लोग पढ़े थे महाजनपद, जिसमें कि चंपा महाजनपद था, इस चंपा महाजनपद का भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तो बिहार के एक महाजनपद चंपा, जिसका वर्णन अथर्ववेद में, और उत्तर प्रदेश के एक महाजनपद काशी, जिसका वर्णन की अथर्ववेद में किया गया है। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसे भी बनाइए। तो काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। और क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? तो वाराणसी या और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सब जो है काशी का है। अब हम लोग पांचाल के तरफ चलते हैं। पांचाल से आपको याद आ गया होगा पांचाली, महाभारत का पांचाली किसे कहा जाता है? द्रौपदी का। तो ये पांचाल की ही राजकुमारी थी द्रौपदी। इसको मैंने लिस्टेड किया है। तो ये पांचाल की जो राजकुमारी द्रौपदी थी। तो पांचाल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी अहिलछत्र या कामपाल। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिलछत्र या कामपाल। पांचाल की राजधानी अहिलछत्र या कामपाल। एक दूसरा महाजनपद चेदी महाजनपद है, जहाँ के राजा शिशुपाल थे, और चेदी की राजधानी शक्तिमती। शिशुपाल वैसे भी शक्तिशाली काफी था, भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज करता है, तो शक्ति था ना, तो राजधानी शक्तिमती। सो से शिशुपाल और सो से शक्तिमती। आप थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं कि चेदी जो था, शिशुपाल चेदी जो महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। और ये बहुत बुलंद यानी बुंदेलखंड इसका क्षेत्र पड़ता था। अब हम लोग सूरसेन के बारे में सुनते हैं। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। आप इंडिका पुस्तक में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सूरसेन जो महाजनपद था उसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो मेगास्थनीज ने जो एक पुस्तक लिखा, मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज आपको पता है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर जो कि लड़ाई करता है चंद्रगुप्त मौर्य से घनानंद के साथ मिलकर, और अंततः उसकी हार होती है और भारत से उसे बाहर जाना पड़ता है, और तोहफा के रूप में जो है अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य को भी सौंपना पड़ता है। तो वही जो सेल्यूकस निकेटर है, उसी का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका, और उसमें उन्होंने सूरसेन नामक महाजनपद का उल्लेख किया था। ये प्रश्न बनता है कि किस पुस्तक में सूरसेन महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो आप इसे याद रखें। और विशेष रूप से सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ये जरूर याद रखें, ये पूछता है कि सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। अब हम लोग कुरु महाजनपद की बात करते हैं। कुरु महाजनपद, तो कुरुक्षेत्र आपको याद आ रहा होगा महाभारत का, ये दिल्ली के आसपास लड़ाई की गई थी। तो कुरु जो महाजनपद है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब आप समझ गए होंगे, वही वाला दिल्ली वाला जहां। तो इंद्रप्रस्थ जो है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, क्षेत्र दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ये हो गया। अब वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप जरूर याद रखें इसको कि वत्स की राजधानी जो है वो कहाँ है? कौशाम्बी है। और यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक में वत्स महाजनपद का वर्णन है? तो वत्स महाजनपद का जो वर्णन किया गया है वो स्वप्नवास वदत्ता पुस्तक में लिखा गया है। स्वप्नवास वदत्ता, जिसके लेखक भाष्य थे। आप ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे लिंक करके याद रखने, स्वप्नवास, देखिए वत्स वास, आप देखिए यहाँ पर वत्स और वास कुछ मैचिंग कर रहा है ना। तो वत्स वास, स्वप्नवास वदत्ता, जिसके लेखक भाष्य थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में वत्स का वर्णन किया है। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अब हम लोग कौशल गणराज्य के बारे में पढ़ते हैं, यानी कौशल महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो कौशल महाजनपद जो था उसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत दोनों आता है। ज्यादातर श्रावस्ती एग्जाम में रहता है, लेकिन आप दोनों याद रखें क्योंकि श्रावस्ती और साकेत इसकी दोनों राजधानी थी। श्रावस्ती उत्तरी राजधानी थी, जबकि साकेत
दक्षिणी राजधानी थी, और इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो अयोध्या। अयोध्या कौशल, आप संबंध बना लें, कौशल, कौशल फैजाबाद। फैजाबाद जो है अयोध्या का नया नाम, मतलब कि पुराना नाम है अयोध्या का, तो वो जो है स्टेशन का नाम फैजाबाद कर दिया गया है। अयोध्या अयोध्या जो था उसको, फैजाबाद को क्या कर दिया गया है, अयोध्या। तो इस प्रकार से जो है कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती या साकेत, और क्षेत्र पड़ गया फैजाबाद, अयोध्या। तो हम लोग राजधानी चलिए फिर से रिपीट करते हैं। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, काशी की राजधानी वाराणसी, पांचाल की राजधानी अहलछत्र या काम्पाल्य, चेदी की राजधानी शक्तिमती, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, मल की राजधानी कुशावती कुशीनगर, काशी का राजधानी वाराणसी, पांचाल अहिलछत्र या काम्पाल, चेदी शक्तिमती, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल का राजधानी श्रावस्ती या साकेत, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसमें से सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन अधिकतम बार परीक्षाओं में जो मैं देखता हूँ, वत्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काशी की राजधानी पूछी जाती है, इस प्रकार से सूरसेन की राजधानी पूछी जाती है, मल की राजधानी पूछी जाती है। आप अवश्य याद रखें। तो यूपी के 8 आप अलग से याद रख सकते हैं। बिहार के 3 मैंने बताया, सबसे शक्तिशाली मगध, उसके बाद गणतंत्र वाला बज्जी संघ, और तीसरा अंग था। तीन महाजनपद हम लोग बिहार में पढ़े। उत्तर प्रदेश के टोटल 8 पढ़ रहे हैं। मल्ल जो कि गणतंत्र था, काशी जो कि धार्मिक स्थल था, दूसरा पांचाल जहां की द्रौपदी थी, जहां का शिशुपाल था चेदी, उसके बाद सूरसेन मथुरा, और कुरु वत्स कौशल, सूरसेन कुरु वत्स कौशल, सूरसेन कुरु वत्स कौशल, सूरसेन कुरु वत्स और कौशल। इधर मल्ल काशी पांचाल और चेदी, आप 4-4 का ग्रुप बनाकर भी इसको याद रख सकते हैं कि मल्ल काशी पांचाल और चेदी, मल्ल काशी पांचाल और चेदी, मल्ल काशी पांचाल और चेदी। इधर सूरसेन कुरु वत्स और कौशल। इस प्रकार से जो है सेट बनाकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के महाजनपद। तो 8 इधर और 3 उधर, यानी 11 हम लोगों ने याद कर लिया। अब हम लोग और 5 को देखते हैं जो कि विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। अब हम लोग जो है अगला पढ़ते हैं। 8 और 3 11 पढ़ लिए। अब यहाँ 5 पढ़ते हैं। इसमें मत्स्य, महाजनपद मत्स्य था, इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसको आप थोड़ा ट्रिक से याद रख सकते हैं। हमारे जो विराट भाई हैं, विराट कोहली, मछली खाने जयपुर चले गए। कहाँ चल गए? मछली खाने पिंक सिटी जयपुर चले गए, जो कि सब पिंक सिटी है, राजस्थान का पिंक सिटी, वहां मछली खाने चले गए। कौन? विराट कोहली। यानी मत्स्य की राजधानी को कहाँ हो गई? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप जरूर याद रखें। असमक, अब एक असमक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो एकमात्र महाजनपद था असमक। क्या नाम था? असमक। इसकी राजधानी को आप थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं कि असमक जो है, यानी अश्व से समझिए, अश्व पर पोटली बांध के कहीं लोग चले गए, अश्व पर पोटली बांध के कहीं पर चले गए, यानी असमक की राजधानी कहाँ हो गई? पोटली। अश्व में बांध दिया, पोटली रख के चला गया। पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। तो असमक की राजधानी पोटली या पोतन। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो असमक की राजधानी कहाँ हो गई? पोटली या पत्तन। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? असमक।
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक। दक्षिण भारत के किस राज्य में था? तो आंध्र प्रदेश में। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। अब हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश का एक मध्य प्रदेश का है, यानी अलग अलग करके अगर देखें तो ये राजस्थान का हो गया, ये आंध्र प्रदेश का हो गया, ये मध्य प्रदेश का हो गया, ये मध्य प्रदेश का, ये 3 स्टेट का अलग हो गया। मध्य प्रदेश अवंती के राजधानी उज्जैन, अवंती का राजधानी उज्जैन, और माहिष्मती, आपने पिक्चरों में देखा होगा माहिष्मती, तो माहिष्मती पिक्चर देखा होगा, तो उसी प्रकार से अवंती की जो राजधानी है वो 2 राजधानियां बनाई थी। अवंती के 2 राजधानी, एक उज्जैन और एक माहिष्मती, एक उज्जैन और एक माहिष्मती। इसका क्षेत्र मालवा एमपी में पड़ता है, एमपी के अंतर्गत मालवा है, तो वहीं पर जो है इसका क्षेत्र है। अवंती मध्य प्रदेश में, उज्जैन और माहिष्मती इसकी राजधानी हो गई। गांधार, अब ये यहां से इंडिया का बात खत्म हो जाता है, अब ये आउट ऑफ इंडिया हम लोग चलते हैं। आउट ऑफ इंडिया में जैसे ये गांधार है, गांधार जो है ये तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये एक्चुअल में पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंतर्गत जो है तक्षशिला पड़ता है, और ये पाकिस्तान में चला गया है। और ये इससे आप परिचित होंगे कि तक्षशिला के ही जो महान आचार्य थे चाणक्य, वो तक्षशिला में ही एक शिक्षक के पद पर थे। तो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, और वहीं से चंद्रगुप्त को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, और सबसे पहले चंद्रगुप्त जो है वो गांधार का राजा बनता है, यानी तक्षशिला से ही उसका शिलान्यास शुरू होता है। और तक्षशिला में, जो कि गांधार की उस समय भी राजधानी थी, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य गांधार का राजा घोषित किया जाता है। तो ये कहां पर है? पाकिस्तान में। और दूसरा कंबोज की यदि हम बात करें तो ये भी भारत में नहीं है, ये पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये पड़ता है कंबोज, और ये दोनों जो है ये पहले भारत में था और अभी भारत से बाहर है। तो कंबोज की जो राजधानी है वो राजपुर या हाटक, राजपुर और हाटक, राजपुर और हाटक। थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लीजिए कि जैसे हाटक को बोलिए फाटक, तो भारत में आने वाला फाटक कंबोज, भारत में आने वाला फाटक कौन? कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, या राजपुर भी आता है इसका नाम, कि कंबोज की राजधानी कहाँ है, तो राजपुर और हाटक दोनों रहता है, तो आप दोनों याद रखें। और आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पूछा जाता है कि भारत से बाहर 2 महाजनपद कौन कौन थे, तो भारत से बाहर 2 महाजनपद गांधार और कंबोज, भारत से बाहर 2 महाजनपद गांधार और कंबोज। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। बिहार में महाजनपदों की संख्या 3, कौन कौन हुआ? तो 3 हुआ, कौन कौन? तो मगध, बज्जी और अंग, मगध, बज्जी और अंग। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, और अंग की राजधानी चंपा, और बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, जो कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब और यूपी के अंतर्गत हम लोग 8 पढ़े थे, 8 महाजनपद, और बाकी जो है अन्य स्टेटों में यहाँ पर 3 अलग से पढ़े, फिर देश से बाहर 2 और अलग से पढ़े, और इस प्रकार से टोटल 16 महाजनपद हम लोग पढ़ लिए। आप इसको बार बार रिपीट करके देख के याद करें राजधानी वगैरह की किस किस प्रकार से राजधानी है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्मक की राजधानी कोटली या पोत्तन, अवंती की राजधानी उज्जैन, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज का राजधानी हाटक या राजपुर, कंबोज का राजधानी हाटक या राजपुर, गांधार का राजधानी तक्षशिला, अवंती, उज्जैन। ये गांधार की राजधानी तक्षशिला कई बार एग्जाम में आया, आप जरूर याद रखें। मत्स्य का राजधानी विराटनगर कई बार एग्जाम में आया। मगध का राजधानी राजगृह या गिरिब्रज कई बार एग्जाम में आया है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। बज्जी संघ की राजधानी, एकमात्र संघ पूरे महाजनपद में एकमात्र संघ वाला महाजनपद कौन था? वो बज्जी था।
पूरे 16 महाजनपद में एकमात्र संघ वाला जो महाजनपद था वो कौन था? तो बज्जी संघ। कुल कितने संघ से मिलकर? आठ संघ उसमें थे शामिल। तो इस प्रकार से ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है और मैंने कोशिश किया है कि सारे चीज आपके अंदर डाल दिया जाए। अब मेहनत आप पर डिपेंड है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना सक्सेस नहीं मिलता। हर हाल में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, एंशिएंट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों से, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, आपको मन से मैं पढ़ा सकूं। और इस प्रकार से आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर नेक्स्ट वीडियो तैयार करने के लिए फिलहाल स्टॉप करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टूडेंट्स।